दक्षिण अमेरिका की चिली में पिछले 15 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर इतने ज्यादा मुखर हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप यही कहेंगे कि ऐसा लगता है कि जनता और सरकार के बीच में ये आर पार की लड़ाई है। पुलिस पर पत्थर बरसाती पब्लिक, और पब्लिक पर आंसू गैस के गोले दागती पुलिस। चिली की राजधानी सेंटियागो की हर सड़क और हर गली में यही मंजर। एक तरफ सरकार की नीतियों से नाराज आवाम तो दूसरी तरफ सरकार की नुमाइंदगी कर रही पुलिस। चिली में बीते 20 दिनों से लगातार प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है और अब तो चिली की सड़कें जंग की मैदान में तब्दील हो चुकी हैं। 4 नवंबर को चिली में प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक तेवर अपनाए और कई जगहों पर पुलिस को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस को वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकारी नीतियों के खिलाफ 100 से भी ज्यादा संगठनों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर चिली की राजधानी सेंटियागो में हुआ। 1992 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला के रिगोबर्टा मेंचू भी प्रदर्शनकारियों के साथ सेंटियागो में प्रोटेस्ट करते दिखे। अब इस वीडियो को देखिए। सेंटियागो में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी पर पेट्रोल बम से हमला हुआ और वो आग की चपेट में आ गई। आग लगता देख पुलिस के बाकी अधिकारी आग बुझाने में जुट गए और जैसे तैसे आग पर काबू पाया जा सका। चिली में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शन को देखकर अंदेशा लगाया जा सकता है कि चिली की सड़कें अभी और लाल हो सकती हैं, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति पिनेरा झुकने को तैयार है और ना ही प्रदर्शनकारी। टीम न्यूज़ नेशन। बगदादी की बहन को आखिरकार पकड़ लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि बगदादी की बहन के पास वो तमाम जानकारियां होंगी जिसकी वजह से आईएसआईएस पर पूरी तरीके से नकेल लगाने में अंतर्राष्ट्रीय जगत सफल हो सकता है। लेकिन क्या बगदादी की बहन अपना मुंह खोलेगी? सीरिया के अखाड़े में आतंक से जंग के नाम पर नए किरदार की एंट्री हुई है। जब सीरिया में तुर्की ने आतंक भगाने के नाम पर फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्दों को आतंकी बताकर उत्तरी सीरिया के सरहदी इलाके में तुर्की फौज का कहर टूटने लगा। तुर्की के आक्रमण से दुनिया के सुपर पावर भी घबरा गए। अर्दोगन को समझाया बुझाया गया, लेकिन तब तक तुर्की ने सीरिया के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे के बाद तुर्की की ओर से पेश किया गया है तुर्क का एक पत्ता। तुर्की ने ऐलान किया है कि पिछले हफ्ते मारे गए आईएस सरगना बगदादी की बहन उसके कब्जे में है। तुर्की के दावों के मुताबिक तुर्की की फौज ने बगदादी की 65 साल की बहन रस्मिया अवाड को गिरफ्तार किया है। उसके साथ रस्मिया का पति और उसकी बहू भी पकड़ी गई है। तुर्की का दावा है कि बगदादी की बहन के साथ 5 बच्चे भी मौजूद थे। तुर्की के दावे के मुताबिक बगदादी की बहन को एलेप्पो के एजाज शहर से पकड़ा गया, जहां वो एक कंटेनर में छिपकर रह रही थी। बगदादी की बहन रस्मिया को पकड़ने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन डायरेक्टर फारेतिन अल्तून ने कहा कि बगदादी की बहन की गिरफ्तारी हमारे आतंक रोधी अभियानों की कामयाबी का एक और उदाहरण है। बगदादी की बहन की गिरफ्तारी से तुर्की को कितना फायदा होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तुर्की का दावा है कि रस्मिया के पास आईएस और बगदादी से जुड़े बड़े राज हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रस्मिया बगदादी के करीबी लोगों का नाम बता सकती है। वो आईएस के ढांचे के बारे में जानकारी दे सकती है, आईएस के स्मगलिंग रूट्स के बारे में बता सकती है। इसके अलावा बगदादी के वारिस अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के बारे में भी पुख्ता जानकारी दे सकती है। वैसे माना जा रहा है कि सीरिया में खून खराबे को सही ठहराने के लिए तुर्की की इस तरह की दलीलें दे रहा है, क्योंकि उसने पहले ही उत्तरी सीरिया का एक हिस्सा कब्जा कर रखा है और उसमें तुर्की से शरणार्थियों को बसाया जा रहा है। लेकिन अगर बगदादी की बहन ने सचमुच कुछ राज उगले तो वो राज आईएस को खत्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर हैं और हम सब जानते हैं कि रूस और हिंदुस्तान के बीच सामरिक संबंध कितने घनिष्ठ हैं। भारत रूस से सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स खरीदने जा रहा है। जाहिर सी बात है, इससे खास करके चीन के संदर्भ में हमारी रक्षा नीति में काफी इजाफा आएगा। रक्षा तकनीक का अचूक हथियार, जो भारतीय सेना की बढ़ा सकता है शान। भारत रूस की दोस्ती की मजबूत कड़ी, जिसके सामने दुश्मन कहीं नहीं टिकेगा। जमीन पर आतंकियों की चाल होगी नाकाम। यह है रूस का सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम, जो हवा से आते खतरे को पल भर में खाक में मिलाने का दम रखता है। रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को दुश्मनों का काल कहा जाता है। यह वो घातक हथियार है जो दुश्मन के हर तरह के मिसाइल हमले को नाकाम करने का दम रखता है, जो ड्रोन पर सटीक निशाना लगा सकता है और सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम का हर बार दुश्मन की साजिशों को जमींदोज कर सकता है। रूस के अत्याधुनिक एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम से भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनके इस दौरे में सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की डील पर भी बात बन सकती है। भारत अपने रक्षा बजट में से $2.5 बिलियन गन एंड मिसाइल सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत ने इसके लिए दक्षिण कोरिया के साथ बात की है। बताया जाता है कि दक्षिण कोरिया भारत को हनहवा K-30 बिहू मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर राजी है। लेकिन जानकारी के मुताबिक हनवहा का K-30 बिहू फ्लाइंग टाइगर ट्विन 30 mm शॉर्ट रेंज मोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम थोड़ा पुराना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आज हिंदुस्तान कितनी बड़ी त्रासदी झेलने को बस तैयार बैठा है। महातूफान, यहां हम महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे बल्कि महातूफान की बात कर रहे हैं, जो बहुत जल्द गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अपना असर डालना शुरू करेगा। और उसके बाद क्या होगा, इस विनाश लीला के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। महातूफान से महातबाही की आहट। अगले 36 घंटे में बर्बादी का खतरा। गुजरात पर कहर बरपा सकता है महातूफान। तबाही का महातूफान अनहोनी की चेतावनी दे रहा है। यह तूफान तेजी से पूरी ताकत के साथ देश के तटीय इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप के पास पूर्व और मध्य अरब सागर में महातूफान जोर पकड़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की आशंका है। इसकी वजह से अगले 36 घंटों में महातूफान देश के कई हिस्सों में तबाही मचा सकता है। महातूफान जब तटीय इलाकों को हिट करेगा तो उस दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके असर से तेज चक्रवाती बारिश हो सकती है। आशंका ये जताई जा रही है कि महातूफान आगे चलकर और भीषण हो सकता है। इससे भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय राज्यों में भयंकर तबाही मच सकती है। सबसे बड़ा नुकसान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में होने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस दौरान ओलों की भी बरसात हो सकती है। गुजरात के कई हिस्सों में पहले ही चक्रवात क्यार की वजह से कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। चक्रवात क्यार अब कमजोर पड़ गया है और ये ओमान की तरफ बढ़ गया है, लेकिन महातूफान की सक्रियता से गुजरात के तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा कैसे फंसा है, ये अब आपको दिखाने जा रहे हैं। करीब 2600 करोड़ के इस DHFL घोटाले में UPPCL के पूर्व अधिकारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव की सरकार जा रही थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार शपथ लेने वाली थी, इस समय और इस अवधि के बीच में
इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। यूपी की सियासत में यूपी पीसीएल घोटाले के खुलासे से सनसनी मची है। करीब 2600 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम को गलत तरीके से निवेश करने का मामला गर्माता जा रहा है, तो वहीं इसकी जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू का शिकंजा भी कसता जा रहा है। पुलिस ने यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस और ईओडब्ल्यू के अधिकारी पीएफ घोटाले में उनसे गहन पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कॉर्पोरेशन में वित्त विभाग के पूर्व निदेशक सुधांशु द्विवेदी और एम्प्लॉयज ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि पीएफ के निवेश के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ था। महज कोटेशन के जरिए डीएचएफएल में 2268 करोड़ रुपए लगा दिए गए थे। इंजीनियर से यूपी पीसीएल के एमडी बने एपी मिश्रा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। साल 2012 में एपी मिश्रा को यूपी पीसीएल का एमडी बनाया गया और जिसके बाद उन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलते गए। मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी जो अखिलेश यादव जी के नयन तारे थे, इन्हें 3 बार सेवा विस्तार मिला था, अब हिरासत में लिए गए हैं, तो भाई अखिलेश बाबू ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार में देर नहीं की। 2 साल से ज्यादा ये सरकार काम कर चुकी है इस विभाग में, 2.5 साल से सरकार है। इसके लिए अगर दोषी कोई है तो सरकार दोषी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आइए इस बीच आपको ले चलते हैं। दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पुलिस मुख्यालय के ठीक बाहर। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस के कर्मचारियों को तमाम आश्वासन दिए जा चुके हैं, पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिए जा चुके हैं, लेकिन पुलिसकर्मी अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के तमाम कर्मचारी और पुलिस में काम करने वाले वो तमाम लोग अपना विरोध कितने मुखर तरीके से दर्ज करा रहे हैं। ये तस्वीरें इसके खुद ब खुद गवाह हैं कि आज पुलिस अपने ही अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर पा रही। तो क्या अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि आज उनकी पुलिस उनके ऊपर भरोसा नहीं करती, तो जनता कैसे इस पुलिस पर भरोसा करे। और आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ ऐसे बयान जिसके बाद यही कहा जा सकता है कि इन बयान बहादुरों को अपनी जबान अपनी मयान में रखनी चाहिए। बीजेपी के 2 बड़े नेता आज अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल जहां कर्ज माफी पर बिगड़े, तो वहीं बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष गोमांस पर सियासत गरमाते हुए नजर आए। अगर कांग्रेस के कोई प्रस्तोष की भावना लेकर के आएगा, कहीं पुलिस वाले कोई पकड़ने आएंगे तो पुलिस वालों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे, इनकी गर्दन दबा दी जाएगी। अगर इस तरह से प्रस्तोष की भावना बंद हुई है, धन के गाने का है, उदारी भरुआ फरदाया है, जो किराए है, ये धन की राजनीति को रीवा में नहीं चलने देंगे, इसको गाड़ देंगे, इसका विसर्जन करना। আমাদের দেশে শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকেরা কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে গরুর মাংস খায়। আমি বলি কুকুরের মাংসও খাও, শরীর ভালো থাকবে। জন্তু জানোয়ার যা পছন্দ হয় খাও, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাচ্ছ না, নিজের বাড়িতে খাও না। কে না বলেছে? বহু লোক বহু কিছু আমরা আপত্তি করি না। बीजेपी के दोनों नेता अपने बयानों से सुर्खियों में तो हैं, लेकिन उनका यह बयान पार्टी के लिए गले की फांस बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। इसरो ने अंतरिक्ष में तो कमाल किया ही है, लेकिन अब इसरो एक नए मुकाम को हासिल करने जा रही है। यानी कि इसरो ने अब समुद्र की गहराइयों के भीतर छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक ऐसे पनडुब्बी का निर्माण और डिजाइन किया है जो कि 3 लोगों को लेकर 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। अब समंदर के हर रहस्य से उठेगा पर्दा। इसरो की तकनीक से समंदर का बादशाह बनेगा हिंदुस्तान। गहरे समंदर में जहां तक का सफर नामुमकिन माना जाता है, अब वहां इसरो के वैज्ञानिक जाएंगे।
समंदर के जिस हिस्से के बारे में कोई नहीं जानता। अब दुनिया को इसरो उस हिस्से की पूरी कहानी बताएगा। इसरो ने कैप्सूल के डिजाइन वाली एक ऐसी सबमरीन का खाका तैयार किया है जो पानी की दुनिया में क्रांति लाएगी। इस कैप्सूल सबमरीन में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बेहद जटिल माना जाता है। इस गोलाकार कैप्सूल के जरिए इसरो के वैज्ञानिक समंदर की उस गहराई में जाकर शोध कर सकेंगे जहां अभी तक जाना मुमकिन ही नहीं है। इस कैप्सूल सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ के मिशन डीप ओशियन का हिस्सा है। समुद्र में गहरे जाके जो है एक अलग प्रकार का माहौल है, एक अलग ही मंजर है। तो वहाँ पानी का दबाव, पानी की कंपोजिशन, वहाँ अगर कोई भी एक्वेटिक लाइफ है तो वो किस प्रकार से है, किस रूप में है, खनिजों की क्या स्थिति है सी बेड पर, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। कैप्सूल पनडुब्बी के डिजाइन को बनाने के लिए इसरो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी में डील भी साइन हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने डिजाइनिंग के साथ साथ कैप्सूल सबमरीन के निर्माण में भी योगदान देने का फैसला किया है। यानी शुद्ध देसी तकनीक के दम पर हिंदुस्तान अब समंदर के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अभी तक प्लेन को ऑटो पायलट पर चलाने की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि आप एक ऊंचाई तक पहुंच जाइए और प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर पायलट अपने आप को रिलीफ दे पाता था, राहत दे पाता था। लेकिन क्रैश लैंड के समय यह स्थिति नहीं हो पाती थी। अब प्लेन के लैंड कराने के लिए ऑटो पायलट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी घर के बाहर गिरा चॉपर, तो कभी बीच सड़क पर प्लेन हादसा। कभी रेत पर लैंडिंग फेल होने से उड़े जहाज के परखच्चे। तो कभी सड़क पर गलत लैंडिंग से हुआ धमाका। प्लेन क्रैश के आपने कई वीडियो देखी होंगी। इन हादसों में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इन सारे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता था अगर इन सभी प्लेन्स की सही से इमरजेंसी लैंडिंग हो पाती। I cannot believe it. अमेरिकन कंपनी गैरमिन अब एक ऐसी तकनीक लेकर हाजिर है जिससे इन प्लेन हादसों को टाला जा सकता है। इस तकनीक का नाम है इमरजेंसी ऑटो लैंड। इस तकनीक में प्लेन के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। अगर पायलट को कहीं खतरा महसूस होता है तो उसे सिर्फ एक बटन दबाना होगा और उसके बाद प्लेन अपने आप नजदीकी हवाई अड्डे पर खुद को सुरक्षित उतार लेगा। गैरमिन का दावा है कि इमरजेंसी बटन दबाने के 1 सेकंड से भी कम समय में प्लेन सेफ लैंडिंग के लिए रूट की तलाश कर लेता है। गैरमिन G3000, पाइपर M600 और साइरस विजन जेट में एवियोनिक्स तकनीक के जरिए इमरजेंसी ऑटो लैंड का सफल परीक्षण किया जा चुका है। और आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल दुनिया की सुर्खियां सोशल मीडिया में। आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 31 साल के हो गए हैं। इन दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कोहली के बर्थडे प्लान पर की गई खास ट्रिप में खूब एंजॉय कर रहे हैं। दोनों भूटान में ट्रैकिंग और नेचर का मजा ले रहे हैं। ट्रैकिंग के दौरान स्टार कपल को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जिसने दोनों के दिल को छू लिया। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों को शेयर करने के साथ अनुष्का ने एक किस्सा भी बताया। अनुष्का ने फोटो के साथ लिखा था कि जब वो 8.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद एक गाँव में रुके तो उन्हें एक परिवार मिला जो उन दोनों को बिल्कुल नहीं पहचानता था। परिवार ने उन्हें थके हुए ट्रैकर समझकर उन्हें प्यार और स्नेह दिया। लाख टक है की बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।